हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज इस वक्त जब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो सभी इलेक्शन के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। सब बिल्कुल सांसें रोके हुए बैठे हैं। जो कुछ एग्जिट पोल में दिखाया गया है उस पर यकीन किया जाए या ना किया जाए, ये एक सवाल हमारे आपके सबके सामने है। ऐसी हालत भी हमने देखी है कि बहुत जगहों पर बोर्ड लगे हुए थे कि बीजेपी वालों का आना मना है और एग्जिट पोल वालों ने सीधा 300 पार, 400 पार ये सब दिखा दिया। ये क्या इस पर यकीन किया जाए? क्या एक बड़ी बेईमानी की तैयारी के तौर पर एग्जिट पोल दिखाया गया है? क्या कुछ है इस वक्त मशीनों में? जो कुछ है वही निकलेगा या कुछ अफसरों ने कुछ गड़बड़ी की है? एक एक मैंने ट्वीट देखा है, एक्स पर लिखा है किसी ने कि शायद जयराम रमेश ने लिखा है, कांग्रेस के लीडर ने, कि अमित शाह सैकड़ों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को फोन कर रहे हैं अपने हक में इलेक्शन रिजल्ट लाने के लिए। तो बहुत ही क्रूशल है। बीजेपी के लिए भी करो या मरो जैसी हालत है, क्योंकि उन्हें भी जेल की सलाखें नजर आ रही हैं। और इस तरफ भी जो इंडिया अलायंस, जिसमें एक के सामने एक बहुत जगहों पर कैंडिडेट खड़े थे, उनके लिए भी बहुत बड़ा सवाल है विश्वसनीयता का। राहुल गांधी कह रहे हैं 295 सीटें आएंगी। क्या कुछ है इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे खास मेहमान है अविनाश काकड़े जी, जिन्होंने कम से कम 10 राज्यों का दौरा किया है इस इलेक्शन के दौरान। बहुत पैनी नजर रखते हैं, बहुत ही बेबाक अंदाज में बात करते हैं, गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, नागपुर में रहते हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब एग्जिट पोल दिखाना शुरू हुआ, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? आप उसे कैसे देख रहे थे और क्या आप पचा पाए, कुछ देर टीवी के सामने बैठ पाए या नहीं उसको, एग्जिट पोल को देखने के लिए? देखो, मैंने 2004 का फील गुड वाला भी एग्जिट पोल देखा था। उसमें क्या हुआ था आपको पता है? 2009 वाला भी एग्जिट पोल मैंने देखा, 2014 वाला भी देखा और 2019 वाला भी देखा। कोई भी एग्जिट पोल 90% एग्जिट पोल फेल हुए, 90%। हम्म। और एग्जिट पोल फेल होने के कारण क्या होते हैं, तो उसके कारण अगर गिना दूं तो आपको समझ में आएगा कि एग्जिट पोल फेल क्यों होते हैं, क्या हम्म। रहता है उसमें। देखो, एग्जिट पोल का पहला गलत होने का कारण होता है कि अपने अपने कैरेक्टर के लिए, अपने अपने को करेक्ट करने के लिए, मतलब मैंने पिछले वक्त किया था, उसके पहले किया था और दूसरे का सही आया था, इसका सही आया था। तो एग्जिट पोल के जो अनुभवी लोग होते हैं, ये अपने को करेक्ट करने के लिए सारा डाटा आने के बाद भी अपना माने उसमें जो मत होता है वो घुसेड़ देते। पहली कारण ये है। दूसरा कारण है सैंपलिंग। अब ये सैंपलिंग में भारत के विभिन्न प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर स्थान, जाति, धर्म, भाषा, शिक्षा का स्तर, आर्थिक वर्ग और लिंग, इनके अनुसार मतदान का व्यवहार बहुत प्रभावित होता है। मैंने बिहार में आपको पिछले वक्त बताया था, मैंने सटीक किया और कोई इलेक्शन वाला नहीं कर सका पोल वाला सटीक। उसका हम्म। कारण था कि वहां महिलाओं की प्रतिक्रिया कोई लेता ही नहीं था। हम्म। वहां आदिवासियों की और दलितों की प्रतिक्रिया कोई लेता ही नहीं था। अगर एक यादव बाहुल गांव है तो वहां के दलित बहुत शांति से वोटिंग करते, वो कभी प्रतिक्रिया नहीं देते। अच्छा, इनके पास में जो प्रतिक्रिया लेने वाले लोग रहते हैं, इनके पास में ना तो समय रहता है, ना उसको कंफर्ट करके उसको सवाल पूछे जाते हैं। ये तो ऐसे ही रैंडम में सवाल पूछते हैं और वो भी अपने सिलेक्टेड लोगों को पूछते हैं। उनके जो लोग होते हैं सैंपलिंग करने वाले, वो उनके पत्रकार होते हैं जो महीना भर, 1.5 महीना उनके साथ में काम करते हैं। जिस धारा के पत्रकार होते हैं उसी धारा का उनको हवा दिखाई देता है। दूसरा कारण, तीसरा कारण, तीसरा है इनके पास में मर्यादित रिसोर्स है। देखो, आपके पास में आप दुनिया की सारी चीजें दिखाना चाहते हो, जितनी भी आपके पास में इंटरनेशनली भी आप दिखाना चाहते हो, मगर उतना ही दिखा सकोगे ना जितना रिसोर्स है आपके पास में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। चैनलों के पास में कौन रिसोर्स इस वक्त दे सकता था? कौन सी पार्टी रिसोर्स दे सकती थी? तो वो जो पार्टी ने रिसोर्स दिया उसकी गाएगा, जिसकी खाएगा उसकी गाएगा। तो हम्म। जिसका खाया है उसका ये गा रहे।
तीसरा है मार्केटिंग, उनको एडवर्टाइजमेंट चाहिए, उनको देखने वाले लोग चाहिए, उनको पैसा भी चाहिए और पॉलिटिकल दबाव को भी झेलना है। तो ये भी उसके ऊपर इफ़ेक्ट करता है। आपके ये जो एग्ज़िट पोल है उस पे इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद में आप बहुत अनुभवी हो जाओ। मतलब चाणक्य ने सबने कुछ नहीं किया था मगर 2004 का चाणक्य ने सटीक दिया था। 2009 का भी चाणक्य ने सटीक दिया था। मगर जैसा ही एक्सपीरियंस हो गया, तो जो चैनल नया आता है उसकी विश्वसनीयता स्थापित होने के पहले उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल नेता फंडिंग नहीं करता। तो वो सटीक दिखाने का प्रयास करता है। जैसा ही वो अनुभवी हो जाता है, अब उसके ऊपर सारे के सारे प्रेशर पड़े रहते हैं, इसलिए कोई सर्वे एजेंसी जो पुरानी हो, वो सटीकता से नज़दीक नहीं पहुँचती। उसके बाद का है कि व्यक्तिगत पसंद और नापसंद। आपने ये देखा है कि हमारे यहाँ न्यूज़ भी व्यक्तिगत पसंद-नापसंद से चलती है, तो सर्वे भी तो चलेंगे ना, व्यक्तिगत पसंद-नापसंद से। और उसके बाद में सैंपल की जो विविधता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अनेक तरीके की विविधता है, उसको हम ध्यान में नहीं रखते और वे सर्वे कराने का प्रयास करते हैं। अब रही बात कि ये सब चीज़ों में झूठे एग्ज़िट पोल दिखाने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि बिना उद्देश्य तो कोई कुछ करेगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। तो इनका पहला उद्देश्य है कि विरोधी पार्टियों के बूथ एजेंट, कार्यकर्ता जो वहाँ पोलिंग बूथ पर बैठे हुए लोग हैं और वहाँ के जो नेता है उनका मॉरल डाउन करना। आप बात समझ लो, क्योंकि मॉरल अगर डाउन हो गया, तो उसका जो जीतने का मादा होता है वो डाउन हो जाता है, तुरंत। जब किसी को लग जाए कि हम कितनी भी लड़े हम हारने वाले हैं, तो लड़ने वाले की ताकत आधी हो जाती है कि नहीं? बिल्कुल, उस बिल्कुल। तरीके से ये मॉरल डाउन करने का क्योंकि इन्होंने फेक प्रचार किया, फेक नारे दिए, जिसको इन्होंने गारंटी बोला था, वो बाद में जुमले निकले। इन्होंने वीडियो जो बोला था, भई मोदी जी तो उनके ढूँढना पड़ेगा कि सच क्या बोला था। पूरे के पूरे कैंपेन में सच बोला होगा ये ढूँढना पड़ेगा, झूठ क्या बोला है वो सबको पता है। मैं उसके बारे में आपका समय नहीं लेना चाहता हूँ, आपके दर्शकों का भी समय नहीं लेना चाहता हूँ। तो ऐसे ही झूठे कैंपेन करने वाले लोग जो होंगे, अब ये भी कैंपेन के द्वारा ये तय करना चाहते हैं कि हमारा मॉरल डाउन ये साइकोलॉजिकल गेम है सर। ये जो कैंपेन है ये साइकोलॉजिकल गेम है आगे वाले का जो आगे विपक्ष है उसका मॉरल तोड़ने का। अब आप देखिए ये 4 जून तक ये खेल चलते रहेगा 4 जून 11 बजे तक। 11 बजे लड्डू के ऑर्डर वो देंगे और फिर लड्डू बाँटने वाले और दूसरे होंगे। क्योंकि मैंने जो 10 प्रांतों में देखा है, इनका उतना बहुमत नहीं, 200 तक ये बहुत ज़्यादा हो गया तो जा सकती है बीजेपी। आज की हालत तो यही है। उसके बाद में है कि ये जो 2 जून तक जो खेल चल रहा है, ये काउंटिंग के दिन अपने जो विरोधी एजेंट होंगे, उनका मोरल डाउन कर वो काउंटिंग बूथ छोड़कर भाग जाए। आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे एजेंट होते हैं विपक्षियों के, वो 12 बजे, 1 बजे ये हो जाते, आउट हो जाते, भाग जाते। वो वहाँ खड़े नहीं रहते। उसके बाद में जो शुरू होता है, वो क्या शुरू होता है? तो तीसरे इसमें फेज़ है कि बीजेपी और अधिकारी मतलब बीजेपी के अधिकारी, इलेक्शन कमीशन से लेके हर आपने जैसा बोला था कि कमिश्नर को फ़ोन किया, ये इसको फ़ोन किया, तो उनको खुला खेल फर्रुखाबादी खेलने देना है, बीजेपी को हारी हुई बाजी जीतने देना है कि हमको उनका हराना है, ये तय करना अब काम है पार्टियों का। जनता ने ये इलेक्शन मोदी वर्सेस जनता लड़ के बता दिया है कि मोदी को हम हराना चाहते हैं। अब ये अगर हराने के लिए उनका साथ नहीं देंगे, जनता का साथ नहीं देंगे, तो जीती हुई बाजी हम हार सकते हैं, ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। उसके लिए जो मार्जिन से जीते वाली कम मार्जिन से जीतने वाली जो सीटें हैं, 1000 से लेके 50,000 तक मार्जिन से, वहाँ अगर आप ये समझ लो कि वहाँ के एजेंट ही भाग गए, काउंटिंग एजेंट। वहाँ का जो नेता होगा वो बिक गया, उसने सेटलमेंट कर लिया, वो सीट जीतेंगे क्या? ये 5, 50, 70 सीटें हो सकती है, जिसमें हारी हुई को जीतने में तब्दील कर सकते हैं। तो इस वक़्त यहाँ सजग रहने की ज़रूरत है। हर एजेंट की लड़ाई ये उसको समझने की ज़रूरत है, उसको फुलफ़िल करने की ज़रूरत है, उसको समझाने की ज़रूरत है कि तू जो एजेंट वहाँ बैठ के लड़ाई लड़ रहा है, ये किसी कैंडिडेट की लड़ाई नहीं है, तेरे जीने-मरने की लड़ाई है, तेरी भविष्य की लड़ाई है। और ये एजेंट ये जो लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि मैं एक बात दावे से कहता हूँ, जैसे 2014 में मुस्लिमों का नल एंड वाइड हो गया, अस्तित्व इलेक्शन के दौरान समाप्त हो गया, उसी तरीके से ये 2024 का इलेक्शन
अगर ये जीत गई बीजेपी इस तरीके से घालमेल करके अगर जीत गई तो संविधानवादी जितने खुद को कहते हैं उनका भी अस्तित्व नल एंड व्हाइट हो जाएगा। संविधान तो नल एंड व्हाइट हो ही गया है, इनका अस्तित्व भी संविधान संविधान करके नल एंड व्हाइट हो जाएगा, उनको पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए जरूरत है कि हम अपने प्रामाणिक एजेंट और जिद्दी एजेंटों की वहां नियुक्ति करें। ये बीजेपी का विरोध करने वाली पार्टियों के लिए जरूरी है कि जिद्द से लड़ने वाले और प्रामाणिक एजेंट जो बिक न जाए वहां जाके, मतलब पैसे से भी बिक सकते हैं, दबाव से भी बिक सकते हैं, प्रलोभन से भी बिक सकते हैं और चाय और समोसे पर भी बिक सकते हैं। तो जिसकी जितनी हैसियत है ऐसे कार्यकर्ता न रहे, उनकी सारी सुविधा विरोधी पार्टियां करे और काउंटिंग के हर मशीन का हिसाब, कोड नंबर, फॉर्म 17C इसकी जांच सजगता से करे। उसका नंबर लिखे, मास्टर कंप्यूटर का नंबर लिखे, ये सब लिख के अपने पास में उसका एंट्री रखे। वो कर रहे वो सही है ऐसा नहीं, क्योंकि जब आपको लड़ाई होगी 2000-5000 की लड़ाई होगी तो वो बाद में घालमेल नहीं करना चाहिए। आपको आपके पास में फिगर होना चाहिए कि इस मशीन के इस नंबर में यहाँ इतने बजे वोटिंग शुरू हुआ था, इतने बजे बंद हुआ था, मास्टर कंप्यूटर में इतने वोट आए थे और अभी इतने काउंटिंग में है। ये सब आपके पास में लिखे होने चाहिए। उसके बाद में हर एक मशीन का हिसाब लिखकर अपने पास में रखने की जरूरत है। ये काउंटिंग सेंटर में भीड़ बनाने की भी जरूरत है, क्योंकि बाहर किसी का कोई नहीं है। पहले से ही दिमाग में एग्जिट पोल ने डाल दिया कि तुम हारने वाले हो, तो दिमाग में अगर डाल दिया हारने वाले हो तो उसके समर्थक वहां जाएंगे नहीं और फिर वो 10, 20, 25 लोग रहेंगे, उनको पीट के कब भगा देंगे और कब विनिंग का सर्टिफिकेट लेंगे पता ही नहीं चलेगा जनता को। तो जनता से अपील है कि काउंटर सेंटर पर जाए, जिन्होंने भी उनको वोट दिया है वो काउंटिंग सेंटर के आसपास अपने लोगों की भीड़ बना के रखे। उसके बाद हारने वाली जो सत्ताधारी कर्मचारी और कार्यकर्ता मिलकर जो गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेंगे उनको छल बल से रोकना। ये अपने अपने पार्टियों का उस क्षेत्र में क्या है, कौन गुंडागर्दी करता है, उस पे कैसे वॉच रखा जाए, उसके कैसे वीडियो बनाया जाए, वो सारी चीजों का काम इन सब लोगों को करना पड़ेगा जो विरोध में लड़ रहे हैं। जैसे मॉरल डाउन उन्होंने 400 पार करने का प्रयास करके कि 400 पार, और फिर बाद में अमित शाह जी बोलते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बोला, उसी की तरह ये एग्जिट पोल भी उनके कार्यकर्ताओं के लिए लाया है। तो ये अपने विरोधी पार्टियां अपना एग्जिट पोल उनके पास में पहुंचा है। जैसे आपने बोला कि राहुल गांधी ने बोला 295 आने वाला है, अरे 295 की जगह 395 बोलते तो क्या बिगड़ता था। मगर ठीक है, राहुल गांधी की प्रामाणिकता है, राहुल गांधी सच बोलते हैं, ये देश में और सब जगह प्रूव हो रहा है। उन्होंने 295 बोले, उस पर विश्वास रखे। उनको ये बताने, उनको ये समझने का प्रयास करें कि मेरा नेता सच बोल रहा है तो इतनी सीटें आने वाली है। मेरा नेता कोई लफाजी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। ये कार्यकर्ताओं के मन में विश्वास होना चाहिए। और ये अगर विश्वास विपक्ष ने रखा तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे इलेक्शन कमिश्नर को Z+ सिक्योरिटी दी गई, वैसे ये लाने वाले एग्जिट पोल लाने वाले और एंकर लोग हैं टीवी के, ये सबको एग्जिट पोल की सहूलत Z+ की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि लोग इतने चिड़े हुए हैं। अब मैं इतना दावे के साथ क्यों बोल सकता हूँ? मेरे पास क्या प्रूफ है? मैंने इतना बोल दिया, एग्जिट पोल अलग बोल रहे हैं और मैं अलग बोल रहा हूँ। इतना दावे से मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो मैं थोड़ा सोशल मीडिया को फॉलो कर रहा हूँ। वैसे थोड़ा सा बात आगे बढ़े उससे पहले आप ये बताइए कि आपका अंदाज क्या है, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। चूंकि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बिल्कुल इंतजार है सुनने का। आप 10 राज्यों से ज्यादा घूमे हैं, आपका अपना अंदाजा क्या है कि इंडिया अलायंस को कितनी सीटें आएंगी? मैंने शुरुआत में ही बताया कि बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 200 सीटें मिलेंगी। और इंडिया अलायंस को? इंडिया अलायंस को तो बाकी बचा हुआ सीट है, इनके जो गठबंधन है वो तो 17-18 यानी 34 सीटें लड़ रहे हैं। 34 में से कितने जीत जाएंगे? बात को समझो ना, ये 200 हो गए तो 34 में से कितने जीत जाएंगे? ठीक है। और बाकी बचे हुए सीटें जो पूरा स्काई इज ओपन, स्काई इज लिमिट है, तो कितने हो सकते हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा बोलना, मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं क्यों बोल रहा हूँ? सारे के विरोध में भी मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं मेरा ओपिनियन पोल क्यों रख रहा हूँ? तो मैं आपको बताता हूँ कि आप सोशल मीडिया हो, ओपिनियन बिल्डर हो, है ना? इस देश का सोशल मीडिया आज के तारीख में मोदी मीडिया नहीं बचा, ओपिनियन बिल्ड करता है।
तो ओपिनियन बिल्डर में जो मैं इंस्टाग्राम मैं खुद फॉलो नहीं करता, मुझे नहीं समझ में आता इंस्टाग्राम क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, मगर उसमें मैं तुलना करना चाहता हूँ आपको कि मार्च से मई तक, मतलब ये साल के मार्च से अभी मई जो खत्म हो गया, 1 जून को लास्ट पोल हुआ, उसकी तुलना करना चाहता हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि बीजेपी के फॉलोअर्स का ग्रोथ रेट था 7.51%। गंभीरता से सुनो सर। और कांग्रेस के फॉलोअर का ग्रोथ रेट था 83.24%। 7% का और 83% का। यंगस्टर है, जो टेक्नो सेवी लोग हैं, उनका ये है, जो पढ़े लिखे हैं, कम से कम वो सोशल मीडिया को समझते हैं, उनका ये ग्रोथ रेट है। रोज मतलब डेली का न्यू फॉलोअर कितने बने, तो बीजेपी के बने 5,354। ये इंस्टाग्राम की बता रहा हूं मैं खाली। और कांग्रेस के बने 32,887। कहाँ 5,354 और कहाँ 32,887। उसके बाद में मंथली जो है न्यू फॉलोअर, नए फॉलोअर जो बने हैं, वो बीजेपी के बने 162,000, मतलब 1,62,000। और कांग्रेस के बने 10 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन, मतलब ये 1 लाख, 10 लाख, 10 लाख, ये 10 लाख। ठीक है। एवरेज जो लाइक्स है, तो बीजेपी को एवरेज लाइक्स हुई है 26,945 और कांग्रेस को लाइक हुई है 1,21,962। मैंने सोशल मीडिया से डाटा जो खंगाला उसमें से बता रहा हूँ। और एवरेज कमेंट्स बीजेपी में पड़े हैं 252 और कांग्रेस में पड़े हैं 5,812। ये रहा इंस्टाग्राम। अब फेसबुक पे आते हैं। फेसबुक में टोटल जो व्यूज हुए मार्च, अप्रैल और मई के, उसमें बीजेपी 2,139 मिलियन के करीब, नहीं 2 मिलियन, 2 मिलियन 10,000 के करीब पहुंचे हैं। और ये पहुंचे हैं जो 2 करोड़ 10 लाख के ऊपर पहुंची है बीजेपी का जो ये था टोटल न्यूज रिसर्च जो 3 महीने का था, वो 2 करोड़ 10 लाख पहुंचा है। कांग्रेस का जो पहुंचा है वो 2 करोड़ 70 लाख पहुंचा है। कांग्रेस मार्च में 8 मिलियन लोगों ने देखा, फेसबुक को विजिट किया। बीजेपी को 4 मिलियन लोगों ने विजिट किया। इनको 8 मिलियन, उनको 4 मिलियन। उसके बाद में अप्रैल में कांग्रेस को 9.5 मिलियन, बीजेपी को 3.6 मिलियन। अब मई में 10.10 मिलियन कांग्रेस को और 13 मिलियन बीजेपी को। इसमें थोड़ा सा वो ज्यादा हुए। यूट्यूब के जो है वो यूट्यूब के भी अवधि 16 मार्च से 31 मई तक है। उसमें कांग्रेस की जो व्यूज हुई, देखा है कांग्रेस को 613 मिलियन लोगों ने देखा है इनके यूट्यूब पे। उसके बाद में सब्सक्राइब 1 मिलियन बढ़े, इंप्रेशन 1.3 भी हुआ और यूनिक व्यूअर्स जो है 110.5 मिलियन हुआ। ये डाटा है कांग्रेस का। बीजेपी के डाटा है 1.50 मिलियन, जो इनका व्यूज था 613 मिलियन, उनका था 150 मिलियन, मतलब 150 और 613 इतना फर्क है। सब्सक्राइबर जो बढ़े हैं वो 1 मिलियन बढ़े हैं और बीजेपी के जो बढ़े हैं 3.5 लाख बढ़े हैं मात्र। उसके बाद में दूसरा जो डाटा है वो मुझे प्राप्त नहीं हो सका, इसलिए मैं ये बताता हूं कि जो यंग जनरेशन है, टेक्नोसेवी जनरेशन है, ये सारी जनरेशन है, वो 3 महीने से कांग्रेस को फॉलो कर रही थी, कांग्रेस को देख रही थी। जो बूथ से बाहर आने के बाद बोलने में लोग डरते थे, वो 3 महीने पहले ही बोल चुके थे लोग और बोल दिया था उन्होंने। तो अब मुझे लगता है कि ये सब देखते हुए इतना डिफरेंसेस जो है, इतना डिफरेंस जो है कि आखिरी के चुनाव में राहुल जी को राहुल जी बोलना पड़ा मोदी जी को, नहीं तो उनको पप्पू बनाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो वो जो रिस्पेक्ट है वो इनके ऊपर आ गया, क्योंकि इनको लग रहा है हम हार रहे हैं। और ये जो आपने देखा होगा गांधी का, थोड़ा सा मैं आप सवाल पूछो उसके पहले मैं उसमें यही चाह रहा हूं कि आपको ये अब उम्मीद ये है कि 4 तारीख को 11 बजे से पहले पहले ये तमाशा होगा और उसके बाद जब आंकड़े रियल आने शुरू हो जाएंगे
तो ये सब ठंडे होते चले जाएंगे और शाम होते होते तक चिराग गुल हो जाएगा। ये अंदाज आपका है। तो अब ये बताइए कि क्या अपोजिशन पार्टियों में उतनी समझ और उतनी तैयारी, जो बात आप कह रहे हैं कि मॉरल डाउन ना होने दें अपने लोगों का, अपने लोगों को सजग रखें, सतर्क रखें, अलर्ट रखें, ये काम कितना हो पा रहा होगा, क्या लगता है आपको? आप बहरहाल कुछ पार्टियों मेरे को, ख्याल कुछ से लोग। ये जो 1 तारीख को मिले थे, उन्होंने उस पर चर्चा की है। इम्प्लीमेंट कितना होगा उस पर रिजल्ट दिखाई देगा। हाँ चर्चा तो की है उन्होंने, चर्चा हाँ। की है। अपने जो वर्कर्स है, वो नेता है, वो सबको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, कॉमन इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इस तरीके से करना है, ये सब बातें तो हुई है। अब हम्म, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फोर्स चाहिए था, ये 5 साल फोर्स के काम इसमें नहीं रहते, संपर्क हम्म, में नहीं रहते नेता। ये हम्म, दूसरी पार्टियों का यही तो है कि 5 साल नहीं लड़ते, ये पहले आखिरी के महीने में लड़ने को आ जाते। वो 5 हम्म, साल कसरत करते रहते हैं, 1 महीना कसरत करते हैं। और इनको अगर बोल दिया कि आधे बूथों पर तुम्हारे लोग नहीं थे, तो इनको बहुत गुस्सा आता है। ये बोलते तुम निगेटिव क्या बोलते हो? भाई निगेटिव हाँ नहीं बोले तो सारा हरा-हरा बता दे तुमको। सब बता हाँ दे, हाँ जीत रहे हो, इधर इतने लाख वोट मिल रहे हैं, इधर इतने लाख बोल रहे हैं और लाख में पता चले कि कुछ नहीं मिल रहा है। तो हाँ। ये गफलत में ना रखें, इसलिए हमारे जैसे आदमी को सच बोलना पड़ता है। इनके तो सारे लोग नकारते ही रहते हैं कि अभी नहीं जीतने वाले। जैसे मध्य प्रदेश में ये बहुत बड़ी लीड से जीतने वाले थे, निकल गए। हम्म, हम्म, छत्तीसगढ़ में तो सारे ओपिनियन पोल ने इनको बताया था कि आप ही जीत ही गए। भाई आपको ये समझना पड़ेगा, ये जी। बातों को आपको समझना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, वो आप चूंकि गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, मोदी जी ने क्या कह दिया कि जब तक गांधी फिल्म नहीं आती थी लोग गांधी जी को जानते भी नहीं थे? ये कितनी अजीब सी बात है। एक गुजरात से आने वाला लीडर, मतलब मैं उस तरह से भी देखता हूं, गुजराती को तो इस बात पर फख्र होना चाहिए कि हमारे गुजरात से महात्मा गांधी पैदा हुए और उन्होंने देश को आजाद कराने में बड़ा काम किया। अब क्या इस हद तक गिर जाएगा ये मुल्क कि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पर रहने वाला आदमी ये कह दे कि जब तक फिल्म नहीं आई थी, जब तक लोग गांधी को जानते नहीं थे। हमें तो, जब हमें याद है, जब फिल्म आई थी तो हम फिल्म देखने नहीं गए गांधी की, चूंकि हमें गांधी इतना, हम लोग पढ़ चुके थे, इतना समझ चुके थे कि हमें कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। गांधी जी कहते हैं, ये मोदी जी कहते हैं कि गांधी जी को कोई जानता नहीं था। अच्छा मोदी जी क्यों कहते हैं इसको ज़रा समझने की प्रयास करो, हाँ। ठीक है? हम्म, ये कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना था। इन्होंने हम्म, जो मिलिट्री के जनरल होते हैं, जनरल, हाँ। उनको 1 महीने का एक्सटेंशन दे दिया था। 13 ईडी के अधिकारियों को प्रमोशन देके स्थापित किया था, जो सारी पार्टियों के पीछे लगा दिए जाए, हम्म, ठीक है? उसके बाद में इनका जो मानस पुत्र है, इनका जो मालिक है, मानस हम्म, पुत्र क्या बोलोगे, मालिक है, उसने जापान के एम्बेसडर के साथ में मिलके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पर हजारों करोड़ रुपए का एक टाइप बनाया और उसको टाइप बनाने के लिए जो सुविधा उपलब्ध करनी थी वो हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सेक्रेटरी ने और मंत्री ने मिलके उसको सारी सुविधा उपलब्ध करा दिया। इलेक्शन पीरियड में ये जो डिसीजन ले लिए, इस डिसीजन पे चर्चा होना फायदेमंद था क्या? हम्म, हम्म, तो पता है ये गांधी रग रग में बसा हुआ है। गांधी को मार दो मगर गांधी मरता नहीं। हम्म, जो गांधी 150 देशों में पहुंच चुके थे, जिस गांधी के अमेरिका में 30 पुतले थे, जिस हम्म, गांधी में गांधी का ने जो जो जहां दक्षिण अफ्रीका में जहां से शुरू हुए गांधी, वो दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन में गांधी बड़े हो गए कब? जिन्होंने पहला स्ट्राइक किया था गिरमिटियों के लिए कि इनको पता चल गया था कि यहाँ तो पढ़े लिखों की भी कोई कदर नहीं है। तो उन्होंने अहिंसक आंदोलन से जो प्रेशर बनाया था, उससे दुनिया के सारे लोगों का ध्यानाकर्षण गांधी की तरफ उस वक्त हो गया था। उन्होंने प्रेशर लाया था दक्षिण अफ्रीका की सरकार पर, इसलिए ये गिरमिटियों की मांगे माननी पड़ी थी। गांधी को समझाने के लिए पिक्चर की जरूरत नहीं। वो पिक्चर बनाने वाला, पिक्चर में काम करने वाला, जो पिक्चर बनाने वाला था वो 18 साल में पूरा विस्तार से बताता हूँ उसको कि हम्म, आप बताइए कि गांधी पिक्चर 30 नवंबर 1982 में भारत में रिलीज हुआ। हम्म, 8 दिसंबर को लंदन, 3 दिसंबर को लंदन में और 8 दिसंबर 82 को ही
यूएस में रिलीज हुआ। क्या उसके बाद में ये सब लोग जन्मे थे, गैब्रियल पास्कल, ये उसके बाद में जन्मा था, जिसने पहला एग्रीमेंट किया था नेहरू जी से कि मुझे जवाहरलाल नेहरू जी से समझौता करके कि गांधी पर मुझे पिक्चर बनाना है। ये 52 में शुरू हो गया था। उसके बाद में 52 में 54 में पास्कल की मृत्यु हो गई। वो जहाँ के वहाँ बना रहा। अभी आपने देखा होगा इंदिरा जी का इंटरव्यू कि हमारे यहाँ के जो नफरती चिंटू बैठे हुए हैं ना पिक्चर फिल्म इंडस्ट्री में, आप सब नाम देख लो, सबके सब नाम एक जाति के दिखाई देंगे आपको, है ना? तो ये बनाने वाले जो थे वो गांधी पे बनाना नहीं चाहते थे, वो सावरकर पे बनाना चाहते थे, मगर वो चलता नहीं था। मैंने गांधी को क्यों मारा बनाया, वो चला नहीं। मगर वो गांधीगिरी करने वाला संजय दत्त का पिक्चर बिल्कुल करोड़ों में चला गया। बजट उसका जितना था उससे कई गुना उसने धंधा दे दिया। तो ये 1962 में एटनबरो ने भारतीय उच्चायोग में कार्यरत आईएफएस अधिकारी मोतीलाल कोठारी से संपर्क किया था, जो गांधी के अनुयायी थे। कोठारी जी लंदन की जिसको जिसको पराजित करके, लंदन की मानसिकता को और उनकी संप्रभुता को पराजित करके जिस गांधी ने भारत को आजाद करवाया और भारत को एक संग रखा। आपने गुजरातियों की बात की थी, तो दो गुजराती उस वक्त भी आए थे, सरदार पटेल और महात्मा गांधी। अब वो दो गुजरातियों की तुलना इस गुजराती के साथ करते हुए मैं उनका अपमान नहीं करना चाहता, वो गुजरातियों का अपमान नहीं करना चाहता। उसके बाद में लुई फिशर इनकी जीवनी पढ़ता है कि गांधी की जीवनी पढ़ने के बाद एटनबरो ने अपनी जिंदगी के 18 साल उसके रिसर्च में लगा दिए। लुई फिशर जब यहाँ आए थे गांधी की मौत के बाद और अंबेडकर जी के साथ में वो रमाई झोपड़पट्टी देखने गए थे मुंबई की, तो लुई फिशर ने पूछा था, उन्होंने खुद लिखा है, लुई फिशर ने लिखा है कि मैंने जब पूछा अंबेडकर जी से कि आप बताइए कि इतनी बुरी अवस्था है आपकी और फिर भी आप गांधी से समझौता क्यों करते थे, उस आदमी ने कहा है, अंबेडकर ने, जिसको ये विरोध में खड़ा करना चाहते हैं कि दुनिया में अकेला आदमी था, वाहिद अकेला आदमी था जो मेरी बात बिना बोले समझ जाता था, वो नाम था गांधी। तो उसका पता करने के लिए इनकी कोई जरूरत नहीं थी। अपने जिंदगी के 18 साल लगाए। उनके संबंध अंतिम वाइसराय जो भारत के थे, वाइसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, उसके कारण जवाहरलाल जी और इंदिरा जी आसानी से उनसे बात कर सकते थे। 64 में नेहरू जी की मृत्यु हुई, इसलिए एटनबरो ने फिल्म को कोठारी, माउंटबेटन और नेहरू को समर्पित किया है, क्योंकि फिल्म के लिए गांधी जी की जो नेहरू जी की जो सुपुत्री थी इंदिरा जी, उन्होंने इसको मदद करने का प्रयास किया, पूरी मदद दी। गांधी जी के आपको ये बता दिया कि 1982 के पहले गांधी जी के 70 देशों में पुतले बन चुके थे। उसमें से 15 पुतले, आज तो 30 पुतले हैं, उसमें से 15 पुतले अमेरिका में बन चुके थे। आज 150 देशों में पुतले हैं और ये पुतले कहाँ है, रशिया में भी है और चाइना में भी है। 150 देशों में रास्ता है, पुतले हैं, सब कुछ है। तो ये मेरे ख्याल से 82 के बाद ही बने होंगे, जैसे हमको आजादी 2014 के बाद मिली, वैसा ये भी। और आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान में भी 4 जगह पुतले थे, 3 जगह के तोड़ दिया वहां के पाकिस्तानियों के नफरती चिट्टू ने। मगर आज भी पाकिस्तान मॉन्यूमेंट म्यूजियम में अहमद अली जिन्ना के सामने गांधी का पुतला आज भी खड़ा है। ये जाके नफरती चिंटू वहां देख सकते थे। G20 समिट में आए राष्ट्र प्रमुखों की मांग पर राजघाट पर बैठना पड़ा। गांधी की हत्या के एक दिन बाद महात्मा गांधी की दुनिया के सारे अखबारों में फ्रंट पेज पर समाचार उनके फोटो के साथ छपे थे। अब बात समझ लो। जी बिल्कुल बिल्कुल। की बात बता रहे हैं, जब गांधी मारे गए थे उसी वक्त। और गांधी को मारना इसलिए पड़ा कि घोड़ से बड़ा आदमी था, तो बड़े आदमी ने छोटे आदमी को मार दिया। ऐसा अगर इनको कहना है मोदी जी को, तो ये कंगना वाली बुद्धि है, मुझे उससे ज्यादा कुछ कहना नहीं है, कंगना से भी ज्यादा छोटे है। अच्छा, 82 के बाद में जन्मे हुए लोगों के कुछ नाम बता देता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन 1982 के बाद जन्मे थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1982 के बाद इनका जन्म हुआ था। नेल्सन मंडेला, चार्ली चैपलिन, ये सब उसके बाद में जन्म हुआ था सर इनका, इसके पहले नहीं हुआ। अविनाश काकड़े जी, हम इस वक्त, आप ठीक है ये बात मजाक में कह रहे हैं, लोगों को ये बताना, इशारा देना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस वक्त जिस तरह की वीडियो की क्लिप बना करके कहां से कहां इस्तेमाल कर लेते हैं, हो सकता है आपकी वीडियो क्लिप भी इस्तेमाल करके मोदी जी की सपोर्ट में ही
वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल जाए। इसलिए ये बताना जरूरी है, नहीं तो जहालत की कमी नहीं है इस वक्त। सर, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि ऐसा हाड़ मास का आदमी पैदा हो सकता है, गांधी की हत्या के इसमें वो लिखा था। जी जब जी गांधी जी की हत्या हुई 30 जनवरी 1950 48 को, उस वक्त लिखा हुआ संदेश है। मार्टिन लूथर किंग ने भी उसी वक्त लिखा था, नेल्सन मंडेला ने उसी वक्त बोला था। ठीक है, उसके बाद में पाकिस्तान टाइम्स में फैज अहमद फैज ने उसी वक्त 2 फरवरी 1948 को लेख लिखा था कि ये आदमी, ये मानवता के लिए क्षति है, इसके जाना मानवता के लिए क्षति है। इनके तात्कालिक आपूर्ति मंत्री, उद्योग आपूर्ति मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोलते हैं, अंधकार और धूप के बीच में हमारी मातृभूमि और वास्तव में दुनिया की रोशन करने वाला प्रकाश अचानक चले गया। दुनिया को रोशन करने वाला प्रकाश श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके दादा, जी जी ये जी जो अभी जी सत्ता में बैठे, इनके दादाजी बोल के गए हैं। जीडी बिरला बोला, योद्धा पैगंबर संत चले गया। ब्रिटेन की महारानी का उसी वक्त का वही संदेश है। लॉर्ड माउंटबेटन जो बोलता है प्रेम और सत्य का, गांधी की मृत्यु वास्तव में मानवता के लिए क्षति है। काउंट बेटन उनकी पत्नी बोलती है अंतरराष्ट्रीय त्रासदी है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बोलते हैं गांधी हत्या दिखती है, मगर बहुत अधिक अच्छा होना कितना खतरनाक हो सकता है ये गांधी हत्या ने दिखा दिया है। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बोल रहे हैं। फ्रांस हो, चकोस्लोवाकिया हो, जर्मनी हो, हर एक ने इनको विश्व नेता बताया था और विश्व नेता करके इनको ये दिया था, श्रद्धांजलि दिया था। इटली के परम पावन पो, जो इनको परम पावन उनके शब्दों में बोला जाता है, उन्होंने जो लिखा था 12वें वैटिकन सिटी से बोला था कि एक व्यक्ति लाखों भारतीयों के आध्यात्मिक नेता थे और उन्होंने सदैव शांति के लिए संघर्ष किया था। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति भी यही बोलते हैं, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रूमन भी यही बोलते हैं और यूएस के जनरल डगलस भी यही बोलते हैं। मुझे ये बातें, इसमें से आधी बातें या छोटी सी एक संदेश मुझे किसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए, गोलवलकर के लिए, हेडगेवार के लिए, सावरकर के लिए या अटल बिहारी वाजपेयी के लिए दिखा दे। हाँ, या वहां तो सब कुछ एक तरह से खाली था। और देखिए, नकली तस्वीर बनाना बहुत मुश्किल होता है, वो कोशिश करते हैं। और ये मोदी जी की, गांधी जी के बारे में इस तरह की बात, जैसे जैसे किसी भी बड़े लीडर का या बड़े आदमी का नाम लिया जाए और स्टेज से अचानक कह दिया जाए वो कौन है, तो वो एक तरह से छोटा दिखाने की कोशिश की जाती है। और ये छुपाने के लिए इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसको हाँ, छुपाने के लिए पाप किया इलेक्शन के दरमियान, वो पाप बिल्कुल छुपाने के लिए इन्होंने वो मुद्दा उछाला है, ये जी जानबूझ के उछाला है। इनको ये मुद्दा नहीं चाहिए था सर। एनएचआरसी में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में 2 साल से हमारी मेंबरशिप विथहेल्ड करके रखी है। अरुण मिश्रा जस्टिस है, इंटरनेशनल यूएन बॉडी इसको एक्रेडिटेशन नहीं दे रही है। हमारे यहाँ जो प्रेस का ह्यूमन इंडेक्स है, ह्यूमन इंडेक्स, इंडिपेंडेंट का डेवलपमेंट का इंडेक्स है, वो 134 आउट ऑफ 193 हो गया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स हमारे यहाँ, हम कौन से नंबर पे गए ढूंढना पड़ेगा, 161वें नंबर पे चले गए हैं। हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, हम घाना वाना जो दक्षिण अफ्रीका के भूख से मरने वाले देश है, उससे भी बुरी कंडीशन में आ गए हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट में हमको मणिपुर के बारे में ये कहा है कि यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं बचा है, यहाँ विचित्र तरीके से शोषण चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ ग्लोबल साउथ हेल्प पाकिस्तान बीट्स ने इंडिया एट यूनेस्को ने, पाकिस्तान को 38 वोट मिले, हमको 18 वोट मिले। और ये करनी है मोदी के ओएसडी का रोल और एम्बेसडर का रोल के कारण हम पराजित हो गए हैं पाकिस्तान के सामने। ये मेरे लिए दुख की बात है, मगर इसमें चर्चा ना हो इसलिए गांधी पर और एग्जिट पोल पर चर्चा बनावटी लाने का प्रयास ये करते हैं। आपने एक भी देखा होगा, जब हिंदुस्तान बोलता है तो पूरा दुनिया सुनती है। ये बात ओबामा ने मनमोहन सिंह जी के लिए कही थी, वो तारीख थी जून 29, 2010, 2:51 पर यह बात कही थी कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो दुनिया के सारे लोग सुनते हैं। ये किसने बोला था? बराक ओबामा ने, उस वक्त के यूएस के राष्ट्रपति ने बोला था। उसको सुषमा स्वराज जी ने रिपीट किया था और अब इनके हरियाणा के सीएम नायब सिंह और अमित शाह भी बोल रहे हैं। अब देख लो सर, एक आदमी जो
प्रधान सेवक बन के आया था, घर में सेवा करने की बजाय फिर दूसरे इलेक्शन में चौकीदार बन गया और तीसरे इलेक्शन में भगवान बन के हमको आशीर्वाद देने लग गया, हमारा शोषण करने लग गया। ये हमारे लोकतंत्र की गिरावट है। बेशक, बेशक। बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। हमारे पास वक्त खत्म हो गया और बहुत ज़्यादा, चूँकि आपने बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी, ख़ास तौर पर महात्मा गांधी जी के लिए जिस तरह से पूरी दुनिया के लीडर्स ने उस वक्त भी और उसके बाद भी जिस तरह से उन्हें याद किया जाता है, विदेशों में कहीं भी आप चले जाइए, गांधी जी के नाम से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें आपको मिलती हैं और हमारी आपकी पहचान गांधी जी की वजह से अच्छे देश के तौर पर भारत की पहचान उस तरह से रही है। और आज का प्रधानमंत्री ये कह दे कि गांधी जी को तो कोई जानता नहीं था, ये बड़े अफसोसनाक बात है। और अब बहरहाल कल इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या कुछ है। आपने अपनी बात रखी, आपने अपना एक प्रेडिक्शन, और आपने ये भी बताया कि अब से पहले कई इलेक्शनों में मैंने जो कुछ कहा था वही रिजल्ट आए। हमें उम्मीद है कि देश अच्छे रास्ते पर चले, देश के लिए भला जो हो वो हो। और बहरहाल मैं तो आज ही किसी से कह रहा था कि अब पिछले 10 सालों में खुश रहने का जो मिजाज है वो इतना कम हो गया कि वो ठहाके मार करके दोस्तों के बीच में बैठ करके हंसी की आवाज भी नहीं आती। कई साल हो गए सुने हुए। वाकई कितने एक हर आदमी अंदर से बुझा हुआ महंगाई, बेरोजगारी और तमाम मेरा एक मित्र अभी वहां गया था, जो दलाई लामा का देश है वहां, ठीक है। वो 5-6 दिन घुमा वहां के जो लोग थे, तिब्बत, वहां के जो लोग थे वो इंडियन नाम सुन के उनके साथ में आए, फोटो खिंचाया, सब कुछ किया और बहुत प्रेम से बात कर रहे थे। शाम को पुलिस लग गई उनके पीछे इन्वेस्टिगेशन करने, ये क्यों आया, कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे जाएगा, क्या काम करने आया, पुलिस लग गई। ये हमारे देश में भी, क्योंकि हमारे सारे जो संघी है वो जाके डेमोक्रेसी एक आदमी कैसे चलाएगा, एक पार्टी की डेमोक्रेसी कैसी चलेगी, वन मैन की कैसे चलेगी, वन पार्टी और वन नेशन की कैसी चलेगी, ये सीखने के लिए चाइना ही तो गए थे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने पहले बताया भी था कि चाइना से उन्होंने बहुत सी ट्रेनिंग ली है, आरएसएस का नजदीकी रिश्ता है। बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म होने की वजह से हमें बात यहीं रोकनी पड़ रही है, फिर अगले सप्ताह आपसे बात करेंगे इस उम्मीद के साथ कि कुछ देश में तब्दीली हो, अच्छी तब्दीली हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।